तो बच्चों इन कुछ क्वेश्चंस को आप देखें काइनेमेटिक्स की स्टोरी में। जैसे इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। सपोज एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस r है। अगर आपको पूछा जाए a से b जाते हुए पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, तो अभी आपने सुना एक लेक्चर में कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम ए से बी के बीच का एक्चुअल पाथ देखते हैं। एक्चुअल पाथ, इजंट इट द एक्चुअल पाथ? और देखना बस ए से बी के बीच में है। अगर किसी ने पूछा है कि ए और बी के बीच में एक्चुअल पाथ क्या है, तो बच्चों लुक एट द पाथ। इज इट कॉल्ड ए से बी का पाथ इज जस्ट नथिंग बट 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 1/4 है। और अब आप इसे ये लिखें, सरकमफ्रेंस के लिए 2πr लिखें और शायद आपको अपना पहला आंसर दिख गया हो। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन के लिए ए से बी के क्वेश्चन के लिए कहें कि नहीं आपको ए से बी ही चलना है, लेकिन आपको ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क समझना चाहिए। बच्चों बताएं, क्या ये आपकी इनिशियल पोजीशन नहीं? क्या ये आपकी फाइनल पोजीशन नहीं? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। अब हम एक्चुअल पाथ नहीं देखेंगे, हम इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। अब ये एक्चुअल पाथ है ये वाला, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। और मेरे को लगता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये शॉर्टेस्ट पाथ जो कि डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है, ये वाला छोटा पाथ जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट है, तो आप तो इसे ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अब आप ए से बी की इस डिस्प्लेसमेंट को आर स्क्वायर में पाइथागोरस लगा कर भी तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वेक्टर की अच्छी पहचान है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब पार्टिकल ए पे था तो उसकी पोजीशन का नाम था r_i। बच्चों बताएं, क्या इसकी पोजीशन ए की एक्स एक्सिस पे है? इसकी पोजीशन ए की एक्स एक्सिस पे है, आर डिस्टेंस दूर ओरिजिन से बट अलोंग एक्स एक्सिस है। अच्छा बताएं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बी पे पहुंचा तो x2 की पोजीशन आर ही है बट अलोंग जे है। और कोई आपसे पूछे कि आपके पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो तो आपने लिख दिया था। लेकिन अगर आपके पार्टिकल का पहला पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये है, तो बच्चों बताएं इन दो पोजीशंस के बीच में आओ पाथ देखें। क्या आपको नहीं लगता आप इस पाथ के लिए, इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों पोजीशंस के बीच का फ़र्क ही तो नोट करेंगे? एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। और अगर आपको इसकी वेक्टर वाइज पहचान है तो इसी पाथ को अगर आपको मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करना है तो आई जे के में किसी भी मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं समझ आएगा। एक ही बात है, आप चाहे ऐसे ही सोचें चाहे ऐसे ही सोचें, क्योंकि दोनों केसेस में आपकी मर्ज़ी है। बच्चों हर जगह पाइथागोरस नहीं लगती, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि पाइथागोरस यहाँ लग गई। आपने क्वेश्चन कर दिया, इजी लगा। लेकिन खुद सोच कर देखें, अगर इस क्वेश्चन में पाइथागोरस के अलावा कोई एंगल होता तो क्या सबसे बेस्ट तरीका आई और जे वाला ना होता? इसीलिए हम आपको पहले कहते हैं कि बच्चों फैक्टर्स ज़रूर पढ़ो। बच्चों इसी क्वेश्चन को फिर एक बार देखना। बच्चों मान लो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है आपको समझ आ जाएगा, मैं इसी क्वेश्चन की फिर बात करने लगा हूँ।
मान लो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ ए से सी। बच्चों ए से सी, अगर इन्होंने पूछा कि बताएं ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, और ए और सी के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो असली पाथ पार्टिकल ने कवर किया है, ये कुछ नहीं, ये तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस है। और अगर ये हमारे पास हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस है तो अब आप समझ ही जाएंगे, एंड यू विल गेट दिस वन। अगर आपको यही क्वेश्चन में ए से सी की डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है, तो बच्चों बताएं, मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट बताने लगा। अब बताएं, जब आपका पार्टिकल इनिशियल x1 पे था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आर आई कैप थी, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ था। लेकिन अब आपका पार्टिकल सी पे पहुंच गया है, मतलब उसी ओरिजिन से पहले आर आगे था, अब उसी पोजीशन पे आर पीछे है। मतलब इस पार्टिकल की जो पोजीशन है, मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि है तो आर, लेकिन वो आई की तरफ नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस है तो ये माइनस। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई पूछे कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो असल में तो आप यही लिखेंगे x2 माइनस x1। यहाँ पर जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग गया होगा कि आपके आंसर का नाम क्या आया है, और शायद आपको समझ आ गया हो। और अगर आपको इसी डिस्प्लेसमेंट की बस वैल्यू चाहिए, बस वैल्यू, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का नाम 2r है। तो कम से कम स्कूल के इन क्वेश्चनों में इन चीज़ों को ध्यान से रखना और समझना कि जब भी आपको मैं 2 पॉइंट बोलूँ तो डिस्टेंस ढूंढना और डिस्प्लेसमेंट ढूंढने में फ़र्क करते रहना। बच्चों आओ अब इन 3 ग्राफ्स का साथ में एनालिसिस भी कर लें, क्योंकि अभी आपने इसको सुन भी लिया है। बच्चों बताएं, इस क्वेश्चन में मैं 2 पार्टिकल्स का पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। बच्चों अभी आपने सुना कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप से पता लग जाता है कि मोशन है कि नहीं है। तो बच्चों बताएं, इस पार्टिकल में ए पार्टिकल की भी स्लोप है, बी की भी है। आपने देखा होगा मैंने ये लाइनें पैरेलल बनाई हैं, इसका मतलब दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, मतलब दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, और दोनों की सेम भी है, क्योंकि दोनों के एंगल भी तो सेम है। आप देख सकते हैं, अगर 2 पार्टिकल के बीच में मोशन के दौरान वेलोसिटी सेम हो तो उनके बीच के पोजीशन का जो गैप है उसमें कोई चेंज नहीं आती। बच्चों सोचो, अगर आपके पास एक कार 20 से जा रही है, उसके पीछे वाली कार भी 20 से ही आ रही है, तो उन कारों के बीच के गैप में कोई चेंज नहीं आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये ग्राफ वही तो बता रहा कि भाई दोनों के पास मोशन थी, दोनों के पास मोशन पॉजिटिव थी, पर दोनों के एंगल सेम थे। बच्चों अब जरा इसे देखना, इसमें पार्टिकल ए का एंगल और पार्टिकल बी का एंगल ध्यान दें सेम नहीं है। तो बच्चों बताएं, सेकंड ग्राफ में कौन मोशन में है, दोनों ही। दोनों में किसकी मोशन पॉजिटिव है, दोनों की। लेकिन इस बार मैंने लाइनें पैरेलल नहीं बनाई हैं। इसका मतलब जो बी पार्टिकल जो कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आगे था, ए पार्टिकल जो पहले पीछे था, उनमें से आगे वाले पार्टिकल, बच्चों जिसकी पोजीशन ज़्यादा है ना वो आगे होगा, जिसकी पोजीशन कम है वो पीछे होगा। तो 2 गाड़ियां हैं, इसमें एक गाड़ी बी आगे है, ए पीछे है, लेकिन ए की क्या है, एंगल ज़्यादा है। इसका मतलब ए की मोशन फास्ट है जबकि बी की मोशन स्लो है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो बी नाम की गाड़ी 20 से जा रही है और पीछे वाली गाड़ी ए नाम की गाड़ी 5 से आ रही है। तो बच्चों बताएं,
एक आगे वाली बी से है, पीछे वाली 5 से है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके बीच का गैप तो बढ़ता ही जाएगा, जो कि मोशन को समझा रहा है। अब जरा इसे भी देखें, क्या पता आपको अब ये बात समझ आ जाए। बच्चों इसमें क्या है, इस तरह के ग्राफ में देखें कि ए है, बी भी है। स्टार्टिंग जब हुई, मोशन की स्टार्टिंग जब हुई, तो ए की पोजीशन कम थी, बी की ज़्यादा थी। मतलब ए मेरे पास था और बी मेरे से दूर था। लेकिन क्या हुआ, लुक एट द क्वेश्चन, ए की स्लोप ऊपर है जबकि बी की स्लोप नेगेटिव है। मतलब एक कार मेरे से दूर जा रही है ए, और बी मेरे तरफ वापस आ रही है। इसका मतलब ये मोशन ऐसी है कि आपके ऑब्जर्वेशन के दौरान ए और बी की मोशन एक तरफ नहीं है, जो बता रही है कि इनके बीच में ए की मोशन पॉजिटिव है जो आपसे अवे जा रही है आपसे, और बी की मोशन नेगेटिव है मतलब आपकी तरफ आ रही है। तो बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लीज़ बताएं क्या होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके बीच का डिस्टेंस पहले कम होगा। आप चेक कर सकते हैं ग्राफ में इनके बीच का डिस्टेंस लगातार पहले कम हो रहा है। अच्छा बच्चों, फिर क्या होगा, उसके बाद ये मोशन करते करते एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और फिर उनके बीच का गैप जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्राफ को स्टडी करना सीखें। ये पहले पास आए, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, फिर बी क्रॉस कर गया, ए उसको क्रॉस कर गया, और उनके बीच का डिस्टेंस अब फिर बढ़ने लग पड़ा। मैं होप करता हूँ आपको पोजीशन टाइम ग्राफ तक का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपको फेमस क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसका फ़र्क समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।